बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने डिस्कस करना है माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आ सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी माइक्रोस्कोप के ज़रिए से नज़र आते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि इनकी जो बॉडी है, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। यानी इनकी बॉडी, इनकी जो पूरी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होती है और इनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो तमाम फंक्शन ये एक सेल ही परफॉर्म करवाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होते। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की या प्लांट्स वगैरह की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स की बॉडी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी होती है। मेम्ब्रेन बाउंड से मुराद है कि उनके जो सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिस है उसके आसपास मेम्ब्रेन मौजूद होती है और जो न्यूक्लियस है उसके आसपास भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लेकिन जो हम इंसान जो यूकैरियोटिक हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियस मौजूद होता है। लेकिन बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोटिक होता है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। और जो बैक्टीरिया होती हैं तकरीबन हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं। तो बेसिकली बैक्टीरिया क्या है? माइक्रोस्कोपिक हैं, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। यूनिसेलुलर हैं यानी इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है। और प्रोकैरियोटिक हैं यानी इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। अब बैक्टीरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1676 में लिवन हुक ने। और उसने इन्हें नाम दिया था लिटिल एनिमल्स का, छोटे जानदार, क्योंकि ये बहुत छोटे जानदार होते हैं, हमें आम आंख से नजर नहीं आते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद 1773 में 1773 में फ्रेडरिक म्यूलर नामी एक साइंटिस्ट था, उसने बैक्टीरिया को नाम दिया था बेसिलाई का। बेसिलाई बेसिकली बैक्टीरिया की एक शेप होती है, ये रोड शेप की होती है। तो फ्रेडरिक ने 1773 में बैक्टीरिया को बेसिलाई का नाम दिया था। उसके बाद 1850 1850 की जो दिहाई थी उसमें कैसिमर बेवेन नामी साइंटिस्ट था, उसने इन्हें नाम दिया था बैक्टीरिया का। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की। तो सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे जो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है वो तीन तरह से की गई है। अब सेलुलर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया की अपीयरेंस होती है, अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे बैक्टीरिया को देखें तो बैक्टीरिया की जो हमें शेप, जो अपीयरेंस नजर आती है उसको हम कहते हैं सेलुलर मॉर्फोलॉजी। सेलुलर मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे बैक्टीरिया की तीन टाइप्स आती हैं, कॉकस, बेसिलाई और स्पाइरल्स। कोकस जो होते हैं ये स्फेरिकल या राउंड शेप के होते हैं। स्फेरिकल कह लें जैसे अंडे की शेप होती है। बेसिलाई जो होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं जैसे सामने डायग्राम में दिखाया गया। और स्पाइरल नाम से जाहिर है स्पाइरल ये क्या होंगे? हेलिकल शेप के, विंडिंग लाइन होंगे। अब बात करते हैं कोकाई की। कोकाई या इन्हें सिंगल कॉकस कहते हैं। कोकाई जो होते हैं राउंड या ओवल शेप के होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 0.5 से माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। जैसे अगर यहाँ पे डायग्राम में देखें तो पहली डायग्राम में जो है ये राउंड शेप के होते हैं या ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। कोकाई को आगे मजीद डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ टाइप में, जिसमें डिप्लोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेप्टोकोकाई आती हैं। अगर कोकाई जो है वो पेयर की फॉर्म में हो, दो कोकाई आपस में मिल के रह रहे हों, तो ऐसे कोकाई को हम कहते हैं डिप्लोकोकाई, कोकाई दैट रिमेन इन पेयर। जैसे डायग्राम में सामने दिखाया गया है कि दो दो कोकाई जो हैं वो आपस में मिल के पेयर की फॉर्म में रह रहे हैं, तो ऐसे कोकाई कौन से होते हैं? डिप्लोकोकाई होते हैं। इसकी एग्जाम्पल में नाइजेरिया गोनोरिया आ जाता है जो कि पेयर की फॉर्म में रहते होते हैं। फिर आता है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई ऐसे कोकाई होते हैं कि बहुत सारे कोकाई आपस में मिल के एक गुच्छे की फॉर्म में रहते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना, इसी तरीके से ये जो कोकाई होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं कोकाई शेप के, ये आपस में मिलके जब अंगूरों के गुच्छे की तरह की फॉर्म में रहते हैं तो उसको कहते हैं स्टेफाइलोकोकाई। जैसे सामने डायग्राम में दिखाया गया है कि बहुत सारे कोकाई आपस में मिलके एक ग्रुप बना के एक गुच्छे की फॉर्म में रह रहे हैं। फिर तीसरी जो चार टाइप्स आती है कोकाई की वो होती है स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे कोकाई होते हैं जिसमें कोकाई आपस में मिलके एक चेन बनाते हैं। और जैसे डायग्राम में सामने दिखाया गया है कि बहुत सारे कोकाई ने आपस में मिलके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसे कोकाई को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। इसकी एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोकोकस, पायोजन आते हैं। सेकेंड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं बेसिलाई। बेसिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं ये रॉड शेप के होते हैं, थोड़े लंबे लंबे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। इनका साइज जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। ये रेंज करते हैं तकरीबन 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 20 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। इसके एग्जाम्पल में बेसिलस सीरियस आ जाता है।
थर्ड टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं स्पाइरल। स्पाइरल यानी ये थोड़े हेलिकल फॉर्म में होते हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप इसका कह लें। तो स्पाइरल्स बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी मजीद आगे तीन शेप्स होती हैं। पहले होती है विब्रियो, स्पाइरेला और स्पाइरोजेट्स। जो विब्रियो होते हैं ये बिल्कुल जैसे हम वो कोमा लगाते हैं लिखते हुए, तो कोमा की शेप के होते हैं, कर्व्ड रोड की तरह के कोमा की शेप में, जैसे पहली डायग्राम में दिखाया गया है कोमा की शेप में पाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल में विब्रियो कॉलेरा आता है। स्पाइरेला जो होते हैं ये हेलिकल शेप में, थोड़ा हेलिकल थोड़े कर्व सी शेप में आते हैं। लेकिन और जो स्पाइरोचीट्स होते हैं ये भी तकरीबन हेलिकल स्पाइरल शेप ही होती है, स्प्रिंग की टाइप की। लेकिन स्पाइरेला और स्पाइरोचीट में फ़र्क क्या आता है, दोनों ही तकरीबन स्प्रिंग की तरह के हेलिकल होते हैं। लेकिन जो स्पाइरेला है इसकी जो सेल वॉल होती है ये थिक होती है, मोटी होती है, और जो स्पाइरोचीट है इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है। स्पाइरेला की एग्जाम्पल स्पाइरलम वॉल्यूटेन होती है, और जो स्पाइरोचीट्स है इसकी एग्जाम्पल ट्रिपोनिमा पेलिडम होती है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया सबसे पहले तो आ जाता है, बैक्टीरिया की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है वो होती है कैप्सूल। अगर हम वैसे बात करें तो जैसे आम सेल होते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइटो पे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो बैक्टीरिया के जो साइटोप्लाज्म के बाहर की साइड पे मेम्ब्रेन होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है वो कैप्सूल होती है। जैसे ये डायग्राम में तीन लेयर्स दिखाई गई हैं, जो सबसे आउटर लेयर है रेड कलर की शो करवाई गई है वो कैप्सूल है। कैप्सूल से अंदर की साइड पे येलो कलर की सेल वॉल है, और जो ग्रीन कलर की दिखाई गई है लेयर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। जो कैप्सूल होता है बेसिकली बाहर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से मुराद है ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारियां कॉज करवाते हैं। तो वो बैक्टीरिया कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया के आसपास एक लेयर बना लेते हैं। वो लेयर किस चीज़ की होती है, कैप्सूल की होती है। और ये कैप्सूल बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, फैगोसाइटोसिस से। अब फैगोसाइटोसिस क्या होती है, फैगोसाइटोसिस होती है इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया गया है तो बॉडी के सेल क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, निगल लेते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पे डायग्राम फूड पार्टिकल के हिसाब से, लेकिन जब कोई बैक्टीरिया जो है वो सेल के पास आता है, सेल अपनी सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ थोड़ा सा कर लेता है, मोड़ लेता है अंदर की तरफ जाके। वो जब बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है तो सेल एक वेसिकल बना के उस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर ले जाता है। ये प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस का। तो बेसिकली जो कैप्सूल होता है ये बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाता है ताकि कोई सेल बैक्टीरिया को निगल ना सके, सेल की प्रोटेक्शन करता है बेसिकली। फेगोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल मटेरियल आएगा तो उन हार्मफुल मटेरियल को इंजेस्ट कर लेते हैं, उनको निगल लेते हैं, उनको इनगल्फ कर लेते हैं, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। फेगोसाइटोसिस कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें कोई फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया की इनगल्फमेंट होती है, और फेगोसाइट्स कहते हैं उन सेल को जो इनगल्फमेंट करते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आता है सेल वॉल। सेल वॉल कैप्सूल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल कहलाती है। सेल वॉल बेसिकली इसका काम होता है कि ये सेल की शेप को मेंटेन करती है। और ये बनी किस चीज़ की होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली अमाइनो एसिड और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ये नेट लाइक पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर किसे कहते हैं, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे पॉलीमर कहा जाता है। तो बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं, और पेप्टाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली अमाइनो एसिड्स आपस में मिलके जो प्रोटीन बनाते हैं, अमाइनो एसिड के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड होता है। तो पेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड आपस में मिलके एक पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। इसमें पॉलीसेकेराइड जो होती है चेन, वो पेप्टाइड के साथ क्रॉस लिंक हुई हुई होती है। नेक्स्ट आती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर की साइड पे और साइटोप्लाज्म के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये बेसिकली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन, लिपो का मतलब होता है लिपिड, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है कि ये लिपिड बाइलेयर होती है, यानी दो लिपिड्स की लेयर होती है और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। जैसे हम अगर अपने सेल की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स के, एनिमल के सेल में, कि प्रोटीन की दो लेयर्स, लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, और उसमें कहीं कहीं पे प्रोटीन क्या होती हैं, धंसी हुई होती हैं।
तो मोज़ेक नामी साइंटिस्ट था, उसने जो है सेल मेम्ब्रेन का या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया था, तो उसी के नाम पे इसके स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम भी दिया जाता है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है कि लिपिड की 2 लेयर होती हैं, जिनके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं, धंसी हुई होती हैं। अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये परमिएबिलिटी बैरियर का काम करती है। परमिएबिलिटी बैरियर से मुराद है कि कुछ सब्सटेंसेस को तो अपने अंदर से पास होने की इजाज़त देती है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने की इजाज़त नहीं देती। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो सेल है, जो बैक्टीरिया का सेल है, उसके अंदर सेमी ट्रांसपेरेंट सा जो फ्लूइड मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पे, उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस और राइबोसोम्स वगैरह मौजूद होते हैं, जो सेल की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोइड। अब जैसे अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, तो एनिमल सेल्स के सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मौजूद होता है एनिमल सेल्स में, लेकिन बैक्टीरिया के सेल में मौजूद होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या फ़र्क होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो सेल है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसके आसपास एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, इस वजह से वो न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसके आसपास कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो बैक्टीरिया सिर्फ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, डीएनए एक गुच्छे की फॉर्म में मौजूद होता है बैक्टीरिया के सेंटर में, जैसे सामने डायग्राम में दिखाया गया है। तो वो क्या होता है? वो न्यूक्लियोइड होता है। साइटोप्लाज्म का वो वाला रीजन जहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। हाँ, अगर इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन मौजूद होती तब हम इसे न्यूक्लियस का नाम देते, लेकिन चूंकि इस डीएनए या जेनेटिक मटेरियल के आसपास कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, तो इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होते हैं, उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड को आर फैक्टर भी कहा जाता है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस फैक्टर। अब फॉर एग्जांपल के कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया ने अपने आप को भी तो बाहर से, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुदरती तौर पर इम्यून सिस्टम मौजूद है, जो हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजेंस या एंटीजन से महफूज करता है। तो इसी तरीके से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी तो कुछ ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए ना, कि जो बैक्टीरिया को, हम अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो मेडिसिन के खिलाफ बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर सके। तो बैक्टीरिया जो है आरएफ फैक्टर, इसको जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्लाज्मिड जो होता है, इसको आरएफ फैक्टर भी कहते हैं, जिसे रेजिस्टेंस फैक्टर क्या कहते हैं। ये क्या करता है? जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उस एंटी इसके अंदर एक जीन होती है, जीन्स होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। तो ये रेजिस्टेंस फैक्टर या प्लाज्मिड क्या करता है? उस ड्रग के खिलाफ, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है और उसको अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता। तो बेसिकली प्लाज्मिड का काम क्या होता है? ये ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए होता है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? हमने अपनी मर्जी की जीन, जो हमने अपने डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल करनी होती है, हम उसकी जीन लेते हैं किसी एनिमल की बॉडी से, और हम उसे बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करवाते हैं। अब बैक्टीरिया में हम ग्रो कैसे करवाते हैं? हम बैक्टीरिया की बॉडी से प्लाज्मिड को लेते हैं, प्लाज्मिड का एक पीस काट के उसके साथ, उसकी जगह पे हम अपनी जो डिजायर्ड जीन है उसको लगा देते हैं, और फिर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। बैक्टीरिया फिर जब ग्रो करता है, तो वो जीन भी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को दोबारा से हमने बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया होता है। तो जब बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो प्लाज्मिड के साथ जो जीन इंसर्ट की होती है, वो बैक्टीरिया भी वो भी आगे जो है बैक्टीरिया के साथ साथ डिवाइड होती है, और हमें हमारी प्रोडक्ट देती है। तो बेसिकली प्लाज्मिड का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कह सकते हैं। बेसिकली राइबोसोम्स जो होते हैं, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर होता है, आरएनए और प्रोटीन की बॉडीज होती हैं, और बेसिकली राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम्स का काम होता है कि इन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। बैक्टीरिया को जो प्रोटीन चाहिए होती है, बैक्टीरिया की बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। फिर आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला को लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्यों? लोकोमोटरी का लफ्ज निकला लोकोमोशन से। लोकोमोशन का मतलब होता है हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो फ्लैजेला जो होता है, ये एक आपको लंबा सा एक ब्रांच सी नजर आ रही है, बैक्टीरिया की बॉडी से निकलती है, ये बेसिकली होता है फ्लैजेला। इस फ्लैजेला का काम होता है कि ये बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करवाता है, और ये फ्लैजेलिन नामी एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आता है पिल्लाए। पिल्लाए जो होते हैं, ये फ्लैजेला से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपको ये कैप्सूल के आसपास छोटे छोटे ग्रीन कलर के बाहर लाइनिंग सी नजर आ रही हैं, कुछ साख्तें निकली हुई हैं फिंगर लाइक, इन्हें कहा जाता है पिल्लाए। ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और उनसे पतले होते हैं। इन पिल्लाए का काम होता है अटैचमेंट ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, कि किसी सरफेस के साथ जाके इन्होंने बाइंड करना है, अटैच होना है, तो बैक्टीरिया इन पिल्लाई के साथ अटैच होता है।
अब ये अटैचमेंट किसके साथ हो सकती है? बैक्टीरिया सेल होस्ट सेल के साथ भी जाके अटैच हो सकता है, तो वो किसके साथ जरिए होगा? फॉर एग्जांपल कि अगर बैक्टीरिया ने आके मेरी स्किन के ऊपर अटैच होना है, तो ये पिलाई क्या करेंगे? बैक्टीरिया को मेरी स्किन के ऊपर अटैच करने में मदद करेंगे। होस्ट क्या होगा यहाँ पे? होस्ट मेरी स्किन होगी और बैक्टीरिया सेल जो है वो पिलाई के जरिए से मेरी स्किन के ऊपर अटैच करेगा। या दो बैक्टीरिया सेल ने आपस में अटैच होना है, तो वो भी पिलाई के जरिए से अटैच होते हैं। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी आता है। इंक्लूजन बॉडी को हम कह सकते हैं स्टोर हाउस ऑफ बैक्टीरिया। अब स्टोर हाउस फॉर एग्जांपल कि हमारे घरों में स्टोर रूम्स वगैरह होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो हम उन स्टोर रूम्स वगैरह में रख देते हैं। जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हम वहाँ से स्टोर रूम से निकाल के वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेसिकली इंक्लूजन बॉडीज़ भी क्या होती हैं कि बैक्टीरिया जिस बॉडी के ऊपर रहता है उस बॉडी से जो खुराक लेता है, जितनी खुराक की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया उतनी खुराक को इस्तेमाल कर लेता है। बाकी की जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो बैक्टीरिया अपनी इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उनके अंदर स्टोर कर लेता है। बैक्टीरिया उनके अंदर स्टोर क्यों करता है? कि इन केस फ्यूचर में जब बैक्टीरिया को या बाद में बैक्टीरिया को जब इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बैक्टीरिया उन इंक्लूजन बॉडीज से उन चीज़ों को निकाल के इस्तेमाल कर लेता है। तो इस वजह से ये इंक्लूजन बॉडीज को हम स्टोर हाउस ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया अपनी एक्स्ट्रा खुराक को, जैसे स्टार्च होगी, ग्लाइकोजेंस वगैरह हो गए, लिपिड हो गए, इन्हें स्टोर कर लेता है। और ये इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। जब बैक्टीरिया को इनकी ज़रूरत होती है, जब बैक्टीरिया को बाहर से खुराक नहीं मिलती, तो वो इन स्टोर न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपने इस्तेमाल में ले आता है। फिर आता है सेल इन्वेलप। बेसिकली जो कैप्सूल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है, इन तीनों को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये क्या बनाते हैं? ये सेल इन्वेलप बनाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।